विविध। इसका क्वेश्चन नंबर 1, एक्स वाई तल में जो एक्स अक्ष की धन दिशा से वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाले मात्रक सदिश का अपन को मान निकालना है कि वो मात्रक सदिश कौन सा होगा। का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश, ये अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए, ये अपना एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। तो एक्स वाई तल क्या होगा, इन एक्स और वाई अक्ष के बीच का जो पार्ट होगा यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश, ये कहलाता है एक्स वाई तल। एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धन दिशा से, तो धन दिशा ये है, इससे 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मान लिया ये सदिश है अपना, पी बिंदु तक जा रहा, ओपी वेक्टर ये अपना। तो अपन ने जैसे यहाँ सॉल्यूशन चालू किया तो अपन ने माना ओपी वेक्टर एक्स अक्ष की वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश है। जब ये मात्रक सदिश माना है तो ओपी वेक्टर का मॉड कितना आ जाएगा, 1। ठीक है। अब एक बात अपन ये देख लेते हैं कि जैसे अपन ने ये लंब डाला, मान लिया ये क्यू बिंदु पर डल रहा है, यहाँ कितने का कोण बताया था, 30 डिग्री का। ओपी का मान अपन को मालूम है 1 है। तो ओ क्यू वेक्टर के लिए अपन जब त्रिकोणमिति लगाएंगे तो देखिए ये बन रहा है अपना समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी, यहाँ 30 डिग्री ये 1। तो ये ओपी तो हो गया कर्ण, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो ओ क्यू बटे ओपी, ठीक है, वेक्टर का मोड, ओपी वेक्टर का मोड किसके बराबर, कॉस थीटा के। ठीक है। तो इससे अपन लिख सकते हैं कि ओ क्यू का मान मतलब ओ क्यू वेक्टर का मोड, चाहे तो लिख सकते हैं ओ क्यू वेक्टर का मोड। ओ क्यू वेक्टर मोड क्या होगा, ओपी वेक्टर का मोड तो है 1, तो 1 हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई कॉस थीटा कितना है 30 डिग्री। तो कॉस थीटा कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, 1 से मल्टीप्लाई करके वही आएगा। सेम ऐसे ही देखिए, अगर अपन पी क्यू की बात करें तो पी क्यू वेक्टर मोड बटे ओपी वेक्टर मोड, यानी कि ये पी क्यू बन गया लंब, ये हो गया ओपी क्या कर्ण, तो ये लंब बटे कर्ण क्या बन के आएगा, साइन थीटा। तो यहां से पी क्यू वेक्टर मोड ये निकलेगा, ओपी वेक्टर का मान 1 और साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए अपन ने पढ़ा है ये 3 सदिश है, एक है ओपी वेक्टर, एक है ओक्यू वेक्टर, तो ये दोनों सदिश और ये तीसरा सदिश। तो त्रिभुज नियम क्या कहता है कि कोई दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर होगा, लेकिन उस तीसरे सदिश की दिशा उनसे चक्रीय क्रम में भिन्न होती है। ये अपना त्रिभुज नियम है। तो त्रिभुज नियम से ओपी वेक्टर किस किस के बराबर हो गया, ओक्यू वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर, दोनों के मोड की, इसका मोड। ठीक है। और अगर इनका सदिश रूप लेना चाहेंगे तो सदिश रूप ये रहा, ये रहा अपना सदिश रूप, ये मोड हटा दो। ठीक है। तो ओपी वेक्टर का अपन को मान चाहिए, ओक्यू वेक्टर कितना आया था, ओक्यू वेक्टर ये तो इसका परिमाण था, अब ये किधर जा रहा है एक्स अक्ष के अंदिश, तो ये हो गया आई कैप। पीक्यू वेक्टर, तो पीक्यू वेक्टर का मोड तो कितना है, और ये किसके अंदिश जा रहा था, वाई अक्ष के अंदिश, यानी कि हो गया जे कैप। तो ओपी वेक्टर बराबर अपना आंसर आ गया √3/2 आई कैप
प्लस 1/2 जे कैप। ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। देखिए दोबारा समझ लीजिए एक बार। ये कहना क्या चाह रहा था कि एक्स वाई तल है, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का जो भाग है फर्स्ट चतुर्थांश, इसमें कोई सदिश है जो कि मात्रक सदिश है, और वो सदिश एक्स अक्ष की धन दिशा से वामावर्त यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में कितने डिग्री का कोण बनाते हुए जा रहा है, 30 डिग्री का कोण। तो अपन ने ये मान लिया कि ओपी वेक्टर वो सदिश है जिसे अपन को ज्ञात करना है, और साथ ही साथ वो कैसा सदिश है, मात्रक सदिश, जिसका मान परिमाण 1 हो गया। ये सदिश ओपी वेक्टर एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये देखिए अपन ने यहाँ साइड में ले लिया लंब डाल के, जब पी क्यू अपन ने लंब ले लिया तो ये त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में ये हो रहा है कर्ण, ये हो रहा है आधार, और ये जो भुजा है पी क्यू वो हो रही है लंब। तो अपन ने cos थीटा लगाया, तो cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या हुआ ओ क्यू, और कर्ण क्या हो गया ओपी, बराबर क्या हुआ cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू अपनी 30, ओपी वेक्टर मोड अपन को पता है दे ही रखा है, मात्रक सदिश है तो कितना हो जाएगा 1, तो ये जाएगा तिरछे गुणा में, तो 1.cos 30, तो 1.cos 30 यानी कि √3/2। फिर देखिए ये निकालना चाह रहे हैं अपन PQ, तो PQ के लिए लंब कौन है, PQ है, तो लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान अपन को पता है, तो लंब बटे कर्ण होता है sin थीटा, जिसमें ओपी वेक्टर का मान वही 1 sin थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री रखने पर ये सॉल्व करके आ जाएगा अपना PQ वेक्टर का मोड 1/2। अब अपन को त्रिभुज नियम लगाना है, ये 3 सदिश हैं, तो इन दोनों सदिशों की दिशा समान है, तो इसकी विपरीत दिशा में क्या जाएगा, इनका परिणामी सदिश जाएगा जो त्रिभुज के कर्ण के अनुदिश होगा। तो ओपी वेक्टर इन दोनों वेक्टरों के योग के बराबर होगा। अब इनको वेक्टर बनाना है, अपने पास सिर्फ इनका परिमाण है, तो ये इनकी दिशा देखनी होगी। तो देखिए OQ वेक्टर एक्स अक्ष के अनुदिश जा रहा है, और एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है आई कैप, तो आई कैप लगा देंगे। ये PQ वेक्टर यूं जा रहा है खड़ा, तो देखिए वाई अक्ष की दिशा में जा रहा है, वाई अक्ष के समांतर है, तो ये इसका मात्रक सदिश हो जाएगा जे कैप, यानी कि ओपी वेक्टर अपना ये बन के आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए ये अपना सेकंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कोई बिंदु है P x1, y1, z1, और दूसरा बिंदु है Q x2, y2, z2। इन दोनों को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक ज्ञात करने। इस सदिश के लिए एक तो निकालना है अदिश घटक, ठीक है, ये ज्ञात करना है, दूसरा इसका निकालना है परिमाण। ये दो चीजें अपन को ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले अपन बनाएंगे PQ वेक्टर, और PQ वेक्टर मैंने बनाना आपको सिखा दिया है कि Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश। ठीक है, तो देखिए Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश लेना है, तो अब अपन इसको सीधे लिख सकते हैं, सीख चुके हैं, x2 माइनस x1 होगा, और क्या लग जाएगा आई कैप। फिर देखिए y2 माइनस y1 होगा, और साथ में j कैप। ऐसे ही z2 माइनस z1 होगा, और क्या लग जाएगा k कैप। ये तो आ गया अपना क्या PQ वेक्टर। अब इसने क्या पूछा था कि ये जो वेक्टर बन रहा है इसका अदिश घटक क्या है, तो PQ वेक्टर के अदिश घटक, अदिश घटक का मतलब आप समझ रहे होंगे, 10.1 में समझाया आपने। अदिश घटक क्या होंगे, ये जो आई जे और के कैप के साथ में लगी हुई जितने भी अपने अचर हैं वो होंगे अदिश घटक। तो आई कैप वाला तो हो गया ये पहला, दूसरा अदिश घटक हुआ y2 माइनस y1, और तीसरा हो गया z2 माइनस z1। ठीक है, अब एक बात और निकालनी है अपन को कि इसका परिमाण क्या होगा, यानी कि PQ वेक्टर का मॉड क्या होगा। तो मॉड निकालने का तरीका आपने सीख रखा है, आई कैप का जो भी गुणांक है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, जे कैप का जो भी गुणांक है उसका स्क्वायर होगा, और के कैप का जो भी गुणांक है उसका स्क्वायर होगा। तीनों को जोड़ने पर अंडर रूट ले लेंगे। अब यहाँ पर कोई संख्या है नहीं तो खोलने की जरूरत नहीं है, तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन किलोमीटर चलती है। तो देखिए ये अपन ने डायरेक्शन सेट कर ली, ये हो गया ईस्ट यानी कि पूरब,
ये हो गया नॉर्थ यानी कि साउथ, वो सॉरी उत्तर, ये साउथ यानी कि दक्षिण, और ये हो गया वेस्ट यानी कि पश्चिम। अब इसने क्या कहा, एक लड़की है जो पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चल रही है। मान लिया ये इसका प्रारंभिक बिंदु जहां से उसने चलना प्रारंभ किया, यहां से ये 4 किलोमीटर चल के आ गई इस बिंदु पर, ए बिंदु पर। कितनी दूरी तय कर ली, 4 किलोमीटर। कहां से, ओ बिंदु से। आगे देखिए अब ये क्या कह रहा है, उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री उत्तर पूर्व की दिशा में गई है। देखिए उत्तर कहां पड़ रहा है, ये जा रहा उत्तर, तो यानी कि इस बिंदु से तो उत्तर इस दिशा में जाएगा। ठीक है, इस बिंदु के लिए अगर अपन अब नॉर्थ देखेंगे, जहां पर ये आकर पहुंची है अब 4 किलोमीटर, तो नॉर्थ तो ये गया, और उत्तर पूर्व हमेशा 45 एंगल पे होगा, 45 डिग्री पर, तो ये अपना उत्तर पूर्व है। इस दिशा में ये उत्तर दिशा से कितने डिग्री का कोण बनाते हुए गई है, वो देखिए, उत्तर पूर्व 30 डिग्री गई है। यहाँ ये कोण है 30 डिग्री, तो यहाँ कितना रह जाएगा भाई, 60 रह जाएगा, क्योंकि जो दिशाएं हैं अपनी वो 90 के एंगल पर बटी हुई है सारी। तो 30 का तो इसने नॉर्थ के साथ में बनाते हुए गई है, तो फिर ये जो अपना पश्चिम दिशा गई है, जिस दिशा में ये पहले चल रही थी, उस दिशा से ये कितना ले रही है अब कोण, 60 का। अच्छा, इधर गई है कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो ये दूरी है 3 किलोमीटर। मान लिया ये यहाँ बिंदु आ गया बी, ठीक, और यहां जाकर वो रुक जाती है। तो प्रस्थान से प्रारंभिक बिंदु के लिए लड़की का विस्थापन ज्ञात करना है। प्रस्थान यहां से क्या था, प्रारंभिक बिंदु, ये जो है इसका अपन को विस्थापन ज्ञात करना है, एक तरह से सदिश ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए अपन ये लंब डाल देते हैं, ये हो गया मान लिया डी बिंदु। तो एक बात बताओ, यहां ए से बी तक की दूरी तो मालूम है ना, 3 किलोमीटर, यानी कि ए बी वेक्टर का मोड़ 3 किलोमीटर है, और ओ ए वेक्टर का मोड़ ये भी पता है, ओ से ए तक कितनी चली है, वो 4 किलोमीटर, तो ओ ए वेक्टर का मोड़ भी अपन को पता है। अब बात आ रही है समकोण त्रिभुज ये, जिसमें अपन को एक भुजा ये मालूम है, इसको अपन ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि थीटा कितना है, 60। तो त्रिभुज ए डी बी में, जैसे अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सेम उसी तरह एडीबी की बात अगर करें, तो ये जो एडी है वो हो जाएगा आधार, और ये ए बी क्या हो जाएगा, कर्ण। तो एडी वेक्टर मोड़ बराबर होगा ए बी वेक्टर मोड़ किसके, कॉस थीटा के, ये आधार बन जाएगा एडी। इस त्रिभुज की बात हो रही है मात्र, ए सॉरी ये ए नहीं है, ये बी, ये ए और ये डी। यहाँ 60 का है, ये 90 का है, जिसमें ये है अपनी 3, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये आधार है, ये कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण करके कॉस थीटा आ जाएगा, यानी कि अपना एडी वेक्टर का मोड़ कितना निकल के आएगा, ए बी वेक्टर मोड है 3 कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का मान रख दो, तो ये हो गया 3/2। ठीक है, सेम ऐसे ही बी डी वेक्टर अगर निकालेंगे, तो बी डी वेक्टर बटे ए बी वेक्टर बराबर साइन थीटा। तो यहां से देखिए बी डी वेक्टर मोड क्या निकल के आएगा, ए बी वेक्टर का मान वही 3 और साइन 60, साइन 60 का अपन को पता है 3√3/2 ये होगा। तो जब अपन बी बिंदु बी का वेक्टर बनाना चाहेंगे, तो देखिए बिंदु बी के वेक्टर के लिए ये दूरी चाहिए कि अपन को, जो नहीं है अपने पास। ठीक है, अपने पास सिर्फ ये है, हाँ ये है कि वाई अक्ष का निर्देशांक तो मालूम है, तो अपन निकालेंगे ओडी वेक्टर मोड। तो ओडी वेक्टर मोड कैसे निकलेगा, ओ ए वेक्टर मोड माइनस एडी वेक्टर मोड। तो ओ ए वेक्टर कितना 4 माइनस एडी वेक्टर मोड कितना 3/2, घटा लीजिए कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 में से 3 गए 5/2। तो बी ओ बी वेक्टर जो बनेगा वो ओ बी वेक्टर अपना बन के आएगा, ओ से ले रहे 0 0 हो तो x के लिए तो ये ओडी काम करेगा,
तो ये हो गया 5/2 आई कैप। और y के लिए ये bd काम करेगा, तो bd कितना है 3√3 जे कैप। तो इसमें लेकिन अपनी दिशा देखिए आप, इसमें दिशा देखनी पड़ेगी। देखिए इस साइड होता तो पॉजिटिव एंगल था, मतलब विस्थापन प्लस का होना चाहिए था। अब ये इधर आ गया, अक्ष के हिसाब से देखेंगे ना भाई, ये तो दिशा के हिसाब से, तो अपन ने यहाँ तक कर लिया। अब अक्ष की बात करेंगे तो ये है एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष। तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी तो माइनस में जा रही है ना, इधर की साइड चल रहा है, तो ये जो 5/2 चली जा रही है वो माइनस की रहेगी आई कैप। देखिए ये मॉड माइनस का नहीं आएगा, लेकिन आई कैप जो होगा वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि आई कैप यहाँ एक्स और वाई तल में चलता है तो प्लस का रहता। इस बार एक्स डैश और वाई तल में चल रहा है, यानी कि ऋणात्मक दिशा चल रही है एक्स अक्ष की, इसलिए आई कैप माइनस का चलेगा। देखिए चौथा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अपन इस डायग्राम से समझ लेंगे आराम से। ये त्रिभुज नियम के अकॉर्डिंग हुआ कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, बी वेक्टर के। त्रिभुज नियम ये कह रहा है, लेकिन अपन जानते हैं चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से कम होता है। अब ये जो कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा कि ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो अपन इसी तरह लेते हैं, ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो अपन इसी के हिसाब से इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। देखिए ये अपनी बी वेक्टर की दिशा, तो त्रिभुज नियम के अकॉर्डिंग जिनको जोड़ना है वो दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो ए वेक्टर इस चक्रीय क्रम में इस दिशा को नहीं देगा, इस दिशा को देगा, ठीक है। तो अब ये जो अपनी परिभाषा है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव कम होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान बड़ा होगा ए वेक्टर से, यानी कि बी वेक्टर मोड प्लस सी वेक्टर मोड हमेशा ए वेक्टर मोड से बड़ा होगा, ठीक है। या उल्टा लिखना चाहे तो ए वेक्टर मोड सदैव बी वेक्टर मोड प्लस सी वेक्टर मोड से छोटा होगा। जबकि इसने क्या कहा था कि ये हो सकता है क्या, तो नहीं होगा, परंतु ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। ये अपना चौथा क्वेश्चन था। बाकी ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, आपको तो सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि अगर इन तीनों चीजों को अपन त्रिभुज की भुजाओं में सेट करेंगे तो कभी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आप अगर इसको चाहो यहाँ से कि अपन त्रिभुज नियम में फंस रहे हैं, अपन को कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसके लिए अपन देखिए ये ए, ये बी, ये सी ऐसे डाल लो, तो यहाँ बी से ए पर गए यानी कि बी ए वेक्टर का मोड, फिर ए से सी पर आए यानी कि ए सी वेक्टर का मोड, ये हमेशा बड़ा होगा किससे, बी सी वेक्टर मोड से। तो इनके अपन ने यहाँ चित्र से मान रख दिए, यूं समझ लो, आप त्रिभुज नियम को छोड़ दो, ठीक है। अगर त्रिभुज नियम के लिए इसमें सोचोगे तो यहाँ कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। क्यों कि त्रिभुज नियम क्या कहता है कि चक्रीय क्रम में किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर ली जाती है तो तीसरी भुजा यानी कि बची हुई जो भुजा है उसको कर्ण माना जाता है वहां पर, लेकिन यहाँ कर्ण थोड़ी है, अपने पास नहीं है ना, तो कर्ण नहीं है, इसलिए अपन ने इन तीनों भुजाओं को इस नियम के अकॉर्डिंग जमाया है, ठीक है। क्लियर, चलिए देखिए ये अपना पांचवा क्वेश्चन। ये जो सदिश दिया है x सभी के साथ गुणा है इसलिए कॉमन लेके लिखा हुआ है x कोष्टक में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये जो सदिश है वो एक मात्रक सदिश है, तो अपन को बताना है कि x का मान क्या होगा। तो इसको एक बार अपन इस तरह लिख लेते हैं कि x आई कैप x जे कैप x के कैप का मॉड, मात्रक सदिश दिया ना, तो मात्रक सदिश यानी कि मॉड इसका 1 के बराबर। अब इसका मॉड निकालिए, तो आई कैप का गुणांक
जे कैप का गुणांक और के कैप का गुणांक तीनों का स्क्वायर करके जोड़ दे और रूट ले लें तो अपना आ जाता है मापांक, जो कितना दिया हुआ है 1। तो यहाँ हो गया ये 3x²। अच्छा, इस रूट को हटाएंगे तो इधर हो जाएगा वर्ग, तो यहाँ लिख देंगे वर्ग करने पर। तो वर्ग करने पर ये x² बराबर हुआ 1/3, तो x बराबर हो जाएगा ±1/√3। ये अपना 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये देखना है जो दिया उसका मोड़ निकालना है। ठीक, समझ में आ गया? तो अनुदिश मात्रक सदिश अगर अपन निकालते हैं तो किसी भी सदिश, जैसे ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना होता है तो अपन क्या लिखते हैं, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। ये फॉर्मूला अपन को सेट करना है। लेकिन इसने वही 5.1 में था, ऐसा सवाल पूछा था, मात्रक सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो याद कीजिए यहाँ परिमाण 5 दिया तो अपन क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं है। तो अपन इसी चीज को यहाँ सेट करेंगे। तो अपन ने मान लिया सी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के लिए ए के लिए आई का गुणांक, बी के लिए आई का गुणांक कॉमन लेकर जोड़ देंगे। फिर जे का, तो जे में यहाँ 3, यहाँ -2, ऐसे ही के का, तो के यहाँ -1 और यहाँ +1। तो सी वेक्टर बन के आ गया अपना क्या, देखिए 2 + 1 करने पर 3, 3 - 2 करने पर 1, और के में हो गया अपना 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। सी वेक्टर मॉड निकालेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 + 1 यानी कि √10। तो अब अपन लिख देंगे ए वेक्टर व बी वेक्टर के परिणामी सदिश के समांतर ऐसा सदिश जिसका परिमाण 5 इकाई है बराबर क्या होगा, सी वेक्टर किससे गुणा, 5 से, बटे में सी वेक्टर मॉड। तो 5 के गुणा में तो ये सी वेक्टर लिख दिया और बटे में इसका मॉड कितना, √10। ठीक है, तो ये चलेगा अपना 5×3 = 15/√10 आई कैप और 5/√10 जे कैप। ठीक है, ए वेक्टर का मान दिया है, बी वेक्टर का दिया है और सी वेक्टर का दिया है। इसने क्या पूछा है कि 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर के समांतर मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो ये जिसके समांतर ज्ञात करना था उसको अपन ने डी मान लिया ताकि जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसको शॉर्ट में लिख सकें। तो डी वेक्टर बनाते हैं 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। जब आइए देखिए 2a वेक्टर यानी कि a वेक्टर को 2 से गुणा कर लिया, 2i 2j 2k। बी वेक्टर माइनस लग रहा है तो यानी कि बी वेक्टर की जो भी संख्याएं हैं उनके चिन्ह बदल देते हैं, और सी वेक्टर के आगे 3 लग रहा है तो इनको 3 से गुणा करके लिख देते हैं। अब इकट्ठा कर दो तो डी वेक्टर बराबर, देखिए आई में 2 + 2 - ये तो कट गए तो बचा 3i कैप। ऐसे ही जे में देखिए प्लस का 2 प्लस का 1 और माइनस का 6, तो 2 और 1 तो हो गए 3 और ये -6, तो ये बचा माइनस का 3, 2 -3 और +3, तो -3 + 3 कट गया, 2 बच गया। ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि डी वेक्टर के समांतर मात्रक सदिश ये ज्ञात करना है। तो अभी बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, जिसके समांतर मात्रक सदिश लेना है उसको ऊपर लिखेंगे और उसके बटे में उसका मॉड। तो डी वेक्टर जो भी आ रहा है वो लिख लेंगे और इसका मॉड यानी कि ये जो संख्याएं हैं इनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा 3। देखिए इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 9 9 18 और 4 22, तो √22 बना है जो सबके बटे में रख देंगे अपन।
तो ये अपना 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर यानी कि डी वेक्टर के समांतर एक मात्रक सदिश निकल के आ गया। चलिए देखिए यह 8वां क्वेश्चन। ये 3 बिंदु दिए हैं अपने और ये तीनों बिंदु हमें सिद्ध करने हैं संरेख। साथ ही साथ ये कह रहा है कि ये जो बी बिंदु है वो AC को किस अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब हमें लाना है BC और AB का अनुपात। ठीक है, BC और AB का अनुपात भी पूछा है। ठीक है, चाहे AB अनुपात BC ले लो, चाहे BC अनुपात AB ले लो, बात एक ही है, वो उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा, तो वो देख लेंगे अपन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। क्या कह रहा है, ये कह रहा है B द्वारा AC को, तो बिल्कुल सही है, B द्वारा AC को यानी कि AB और BC दोनों का अनुपात चाहिए, AB बटे BC, ये हमें ज्ञात करना है और ये तीनों संरेख सिद्ध करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए संरेख लाने के लिए मैंने क्या बता रखा है, इन तीनों बिंदुओं से बनेंगी 3 भुजाएं, तीनों भुजाएं बना लो। तो AB वेक्टर बनाओ तो क्या होगा 5 माइनस 1 आई कैप। अब इसको बड़ा कर सकते हो आप, 10.1 में बता रखा है। OA वेक्टर बना दो, OB वेक्टर बना दो, इनके साथ I J K लगाओ, I J K लगाओ सबके साथ, तो OA OB और OC वेक्टर बन जाएगा। मतलब बिंदु A का स्थिति सदिश, बिंदु B का स्थिति सदिश, बिंदु C का स्थिति सदिश, तो 3 लाइन वो अपनी बढ़ जाएंगी। ठीक है, फिर जब AB वेक्टर बनेगा तो B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश चल रहा है, तो ये मैं घटा रहा हूँ, तो 0 -2 है यहाँ पहले से ही, तो ये प्लस का हो जाएगा, -2 और ये माइनस का 8 है, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। तो AB वेक्टर बन के आ रहा है अपना 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। लगे हाथ इसका मॉड निकाल लेते हैं। तो AB वेक्टर मॉड क्या निकल के आ रहा है, देखो 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 16 और 36 और 4, तो 36 4 40 और 16 56। ठीक है, 14 चौके 56 होते हैं अपन जानते हैं, तो जिसमें से 4 का वर्गमूल 2 और ये हो गया √14। ऐसे ही BC बनाएंगे, BC वेक्टर का मॉड बाद में निकलेगा, मॉड तो पहले BC वेक्टर बना लेते हैं। तो BC वेक्टर, तो C वेक्टर माइनस B वेक्टर यानी कि 11 माइनस 5 आई कैप, 3 माइनस 0 जे कैप, और 7 माइनस होगा लेकिन यहाँ माइनस का 2 है तो प्लस का हो जाएगा के कैप। इकट्ठा कर दो, 11 में से 5 जा रहे हैं यानी कि ये हो गया 6 आई कैप, ये हो गया अपना 3 जे कैप और ये हो गया अपना 9 के कैप। तो BC वेक्टर का मोड, BC वेक्टर मोड निकालेंगे कितना बनेगा, देखिए 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो क्या हो गया देखिए 6 का 36, 3 का 9 और 9 का 81, ये हो रहे, तो ये हो गए 90 और 36 यानी कि 126। तो ये होता है 14 9 126, जिसमें 9 का वर्गमूल 3 और 14 का नहीं आएगा। अब रहा AC वेक्टर अब रह गया अपना AC वेक्टर। तो C वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो 11 माइनस 1 आई कैप, 3 माइनस यहाँ माइनस का 2 तो ये हो जाएगा प्लस का 2 जे कैप, 7 माइनस यहाँ माइनस का 8 है तो ये हो जाएगा प्लस का 8 के कैप। तो कितना बन गया 10 आई कैप, 5 जे कैप और 15 के कैप। ठीक है, इसका मोड निकाल दीजिए। AC वेक्टर का मोड 10 का स्क्वायर हो गया, 5 का हो गया, 15 का हो गया, ये लिख दिया अपन ने। तो 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 और 15 का स्क्वायर 225। कर लीजिए, जो 25 25 50 यानी कि 250 और ये हो गया 350। कितने बन गए 350। ठीक है, ठीक है, तो 25 का वर्गमूल 5 और ये हो गया 14। अब आपको दिख रहा होगा किन्हीं दो
भुजाओं का मॉड जो आ रहा है उनको जोड़ने पर तीसरी भुजा का मॉड बनना चाहिए। तो 2√14 में 3√14 जोड़ने पर 5√14 बनता है। तो यानी कि अपन लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर मॉड प्लस बी सी वेक्टर मॉड बराबर 2√14 प्लस 3√14 यानी कि 5√14 अर्थात ए सी वेक्टर मॉड। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि ए बी वेक्टर मॉड प्लस बी सी वेक्टर मॉड बराबर ए सी वेक्टर मॉड, इसलिए ए बी व सी तीनों संरेख बिंदु हैं। कैसे बिंदु हैं? संरेख बिंदु है। अच्छा, ये तो हो गया संरेख सिद्ध। अब ये कह रहा था कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा। तो अपन ने देखा ए बी का और बी सी का अनुपात चाहिए तो जमा दो ए बी बटे बी सी, ठीक है, मॉड लिख लो। अपन को तो अनुपात लेना है, तो अनुपात तो परिमाण से ही निकलेगा, सदिश से थोड़ी निकलेगा। तो देखिए ए बी वेक्टर का मॉड कितना आ रहा है 2√14 और बी सी वेक्टर मॉड कितना आ रहा है 3√14, यानी कि ये तो कट गया। तो अनुपात ए बी अनुपात बी सी क्या बन के आया 2:3, यानी कि इसलिए बी ए सी को 2:3 में विभाजित करता है। कितने में? 2:3 में। अब इसको एक छोटे से लाइन के द्वारा समझा दूं। देखो ये है अपना ए सी और यहां कोई बिंदु है बी। ये बी बिंदु ए सी को 2:3 में बांट रहा है, यानी कि ए बी का मान तो है 2√14 और बी सी का मान है 3√14। तो बी का अनुपात क्या होगा ए बी बटे बी सी, यही तो होगा। तो इससे समझ सकते हैं आप। देख लीजिए ये अपना 8वां क्वेश्चन है। चलिए देखिए 9वां क्वेश्चन। बिंदु P का स्थिति सदिश ये है, बिंदु Q का स्थिति सदिश ये है। कह रहा है P और Q को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको बिंदु R 1:2 में बाह्य विभाजित करता है। तो R का स्थिति सदिश क्या होगा? पहला सवाल तो ये। साथ ही साथ उसने कहा कि R और जो Q है इसको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P होगा, ये भी सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले तो बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन के लिए मैंने आपको सूत्र लिखा रखा है, बाह्य विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश। बाह्य विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश, जैसे ये दोनों बिंदुओं के लिए बात करें तो आता है एम क्यू वेक्टर माइनस एन पी वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, और अंत विभाजन होता है तो यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाता है, यही तो फर्क है। तो जमा दीजिए। देखिए तो R का स्थिति सदिश निकाल रहे अपन। तो m क्या है? पहला अनुपात कितना? अनुपात में पहली संख्या 1, तो 1 के साथ में तो q का वेक्टर चलेगा, माइनस में n यानी कि दूसरा अनुपात में दूसरी संख्या 2, इसके साथ में p का वेक्टर चलेगा, बटे में 1 माइनस 2। सरल कर दीजिए इसको। देखिए a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ये तो s का गुणा हो गया, इनको गुणा करेंगे -2 से, तो -4a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर बटे -1। अब सरल कर लो। देखो एक प्लस का है यहाँ a के साथ, यहाँ माइनस का 4 है, तो कितना बचेगा -3a वेक्टर। ये दोनों ही माइनस के तो इकट्ठे हो जाएंगे -5b वेक्टर बटे -1। अब माइनस आ रहा है तो दोनों का ही माइनस हट जाएगा, क्योंकि नीचे -1 है अपने पास। तो ये बन जाएगा 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। ये तो अपना R का स्थिति सदिश आ गया जो उसने मांगा था। आधा क्वेश्चन हो गया है। आगे क्या कहा था कि आर क्यू का मध्य बिंदु ज्ञात करना है जो P के बराबर आना चाहिए। तो आर क्यू का मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। आर क्यू का
जो मध्य बिंदु है उसका स्थिति सदिश क्या होगा। देखिए आर क्यू का मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, तो आर और क्यू दोनों के जो वेक्टर दिए गए हैं वो जुड़ जाएंगे और बटे में 2 लगेगा। तो आर का वेक्टर तो ये आ गया, आर का स्थिति सदिश प्लस दूसरा बिंदु क्यू है इसके साथ, तो क्यू का स्थिति सदिश बटे 2। अब लिख लीजिए इसको, देखिए आर का स्थिति सदिश 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर और क्यू का स्थिति सदिश है a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर अपॉन कितना 2। अच्छा 3 और 1 हो रहा है 4a वेक्टर। अच्छा 5 और माइनस 3 कर दिया तो 2b वेक्टर बटे 2। अब ये बटे में 2 है तो भाग लगेगा, तो 2 का भाग देने पर 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर किसके बराबर है ये 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। p का हो गया स्थिति सदिश बराबर p का स्थिति सदिश। यही हमें सिद्ध करना था इसमें। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक समांतर चतुर्भुज है जो मैंने यहाँ बना के दिखा रखा है आपको। इसकी 2 संलग्न भुजाएं हैं जैसे AB और AD, इनके स्थिति सदिश ये बना के दिए गए हैं। तो अपन लिख सकते हैं इसको चित्र के हिसाब से कि AB वेक्टर तो क्या है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और साथ ही साथ AD वेक्टर यहाँ मैं जगह छोड़ा हूँ अभी समझाऊंगा क्यों, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। देखिए हमने पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर, तो AD और BC बराबर होंगी। अब गौर से देखिए AB इधर जा रहा है तो BC कहाँ जाएगा इधर ही जाएगा, और इन दोनों का परिणामी AC के अनुदिश जाएगा। इसलिए मैंने ये जगह छोड़ी है कि अपन AD की बजाय BC भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो त्रिभुज नियम से AC वेक्टर क्या बनेगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। तो इन दोनों का प्लस कर लो यहीं मुझे चाहो तो, या फिर लिख के भी दिखा सकते हैं। पहले देखिए एग्जाम में तो आपको पूरा लिख के दिखाना होगा, यहाँ समझने की बात है इसलिए मैं कह रहा हूँ लिख भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन एग्जाम में जरूर लिखना। तो यहाँ आई में देखिए 2 और यहाँ 1 कितना हो गया 3i, जे में -4 -2 तो -6, 5 -3 यानी कि के में प्लस का 2k कैप हो जाएगा। ये अपना AC वेक्टर आ गया। अब ये क्यों निकाला अपन ने AC वेक्टर, क्योंकि उसने प्रश्न क्या किया था वो सुनो कि ये जो दोनों संलग्न भुजाएं हैं समांतर चतुर्भुज की, तब हमें ज्ञात करना है कि इसका जो विकर्ण है AC उसके समांतर मात्रक सदिश ज्ञात करना है, यानी कि अपना जो 5 और 6 क्वेश्चन था ना उसकी तरह। तो AC वेक्टर के समांतर मात्रक सदिश ये ज्ञात करना है। तो अपन क्या लिखेंगे AC वेक्टर बटे AC वेक्टर का मॉड, तो AC वेक्टर तो बन ही गया और इसके बटे में इसका मॉड यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। सरल करके देखो कितना आ रहा है 9 और ये हो गया 36 और ये हो गया 4, यानी कि भाई 49। तो 49 का वर्गमूल लेना है अपन को, तो यहाँ लिख देता हूं ये आ रहा है √49, √49 यानी कि 7, तो 7 इनके बटे में लिख देंगे अपन। ठीक है, ये तो हो गया अपना आधा सवाल। आधा और क्या है इसने कि ये दोनों जब संलग्न भुजाएं थी तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये मैंने आपको एक्सरसाइज में कराया हुआ है, तो मैं फॉर्मूला लिख के आपको जमा के छोड़ दूंगा, उसको आप सॉल्व कर लेना, इतनी सी मेहनत कर लेना। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, संलग्न भुजाएं जो हैं उन्हीं का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन।
तो ये जमा देता हूं मैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इनका, तो अपन क्या लिखेंगे, आई जे और के। तो पहले ए बी वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर में से आई जे के का गुणांक उठा लो, 2 माइनस 4 और 5, तो 2 माइनस 4 और 5। फिर है अपना एडी, एडी या बीसी एक ही बात है, तो 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3। इसको आप सरल कर लीजिएगा, और या फिर मैं सीधे लिख दूं आपको, तो देखिए यही समझा देता हूँ। आई कैप के साथ में क्या आना है, 4 तिया 12 बन गया प्लस का, और ये हो जाएगा प्लस का 10, तो क्या बन जाएगा 12 और 10 22। ठीक है। अच्छा इसका भी क्या लेना था, मोड, तो ये बड़ा मोड ले लेता हूँ, ये तो सारणिक थी अंदर, इसका मोड चलेगा। ये आई कैप हो गया, माइनस में जे कैप के साथ में क्या आना, देखिए 2 तिया 6 माइनस और 5 कम 5 माइनस। फिर के कैप के साथ में क्या आना है, 2 दूना 4 माइनस और प्लस का 4, तो ये बन रहा है तुम्हारा मोड के लिए। देखिए क्या, आई के साथ तो बचा है 22, तो 22 का स्क्वायर, जे के साथ में हो रहा है -11, बाहर भी माइनस लगा है, तो प्लस के 11 बन गया, यानी कि 11 का स्क्वायर, और के लिए 0 बन चुका है, तो चाहो तो यहाँ 0। अब इसको सॉल्व कर देना, मैं इसका डायरेक्ट लिख देता हूँ, बस आपको इसका आंसर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ये बन जाएगा 11√3। ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई सदिश है जो OX, OY और OZ, माने कि इस तरह, ये OX, ये OZ, ये OY, इन तीनों अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है, मतलब समान कोण बनाता है कोई सदिश। तो माना सदिश ए वेक्टर OX, OY व OZ अक्षों से थीटा कोण बनाता है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि cos अल्फा जो होता है वो x अक्ष के साथ बनाया गया कोण है, यानी कि OX अक्ष के साथ, तो ये भी cos थीटा, और cos बीटा जो है वो y अक्ष यानी कि OY अक्ष के साथ में बनता है, और cos गामा जो है वो z अक्ष यानी कि OZ अक्ष के साथ बनता है। ठीक है। तो हमें तो यहाँ समान कोण दिया था थीटा, तो यानी कि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ये किसके बराबर है, cos थीटा के। अब साथ ही साथ इसमें क्या कहा था कि इसकी दिक् कोज्या ज्ञात करनी है, तो हमें याद होना चाहिए कि दिक् कोज्याओं में जो संबंध होता है वो ये है, कोई भी सदिश हो उसकी दिक् कोज्याओं में संबंध होता है। इसी को अपन इस रूप में भी लिख देते हैं, L² + M² + N² = 1। तो इसी को कन्वर्ट करके अपन ये लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि L होता है cos अल्फा के बराबर, M होता है cos बीटा के बराबर, और N होता है cos गामा के बराबर। तो यहाँ अपन मान रखेंगे, देखिए तो ये भी cos² थीटा, ये भी cos² थीटा, ये भी cos² थीटा, यहाँ से निकल के आ गया 3 cos² थीटा बराबर 1, तो cos² थीटा क्या हुआ 1/3, यानी कि cos थीटा बराबर ±1/√3। यही हमें लाना था कि अगर ये सदिश तीनों अक्षों से समान कोण बनाता है, मतलब बराबर झुका हुआ है, तो इसकी जो दिक् कोज्याएं आएंगी वो 1/√3 होगी, यानी कि cos अल्फा का मान भी यही है, cos बीटा का भी यही है, cos गामा का भी यही है। इसलिए ए वेक्टर की दिक् कोज्याएं क्या लिख सकते हैं अपन, 1/√3, 1/√3, 1/√3, और दो चिन्ह आ रहे हैं अपने, तो दोनों लगा सकते हैं अपन। ठीक है। ये हमें 11वें क्वेश्चन में सिद्ध करना था। 12वां क्वेश्चन ये मैंने लिख दिया है पहले ही थोड़ा समझाने के लिए। क्या कह रहा था, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों दे दिए हैं। एक सदिश डी वेक्टर ऐसा ज्ञात करना है जो ए और बी दोनों पर लंब है, साथ ही साथ सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर करने पर 15 आएगा। तो जब ए और बी दोनों पर एक साथ लंब सदिश
निकालना है जिसको अपन को क्या बता रखा है, डी वेक्टर, तो अपन क्या करेंगे कि ए क्रॉस बी जो आएगा, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सदिश गुणा आएगा उसको किसी अचर से गुणा करने पर अपना ये लंब सदिश प्राप्त होगा। तो अपन यहाँ लैम्डा लगा लेते हैं अचर, तो लैम्डा चलेगा और इनका क्रॉस अपन ने आई जे के और फिर ए वेक्टर के गुणांक 1 4 2 1 4 2 और बी वेक्टर के गुणांक 3 - 2 7 3 - 2 7 जमा दी। फिर ये खुला अपन ने, देखे लैम्डा मैंने यह जगह नहीं है इसलिए आगे लिख दिया है। अब आई के लिए देखिए 4 7 28 और माइनस आता है, जबकि ये बन रहा है -4 तो क्या हो जाएगा +4। बीच वाले में हम माइनस लगाते हैं तो माइनस हो गया जे, 1 का गुणा 7 से 7, 3 का गुणा 2 से 6 हो गया माइनस का। के लिए 1 × 2 माइनस का तो -2 और 3 × 4 12 हो रहा है और सूत्र होता है माइनस, तो माइनस के 12। इनको सुधारने पर अपना आया 32 -1 और -14 और लैम्डा अपन ने आगे लिख लिया। अब इसने दिया था C.D बराबर 15, तो देखिए डी में लैम्डा है, अदिश गुणा में कोई अचर का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस अचर को अपन बाहर भी ले सकते हैं। तो ये लैम्डा अपन ने पहले लिख लिया है। अब ये दोनों गुणा करेंगे अदिश गुणा के हिसाब से, तो देखिए ये लैम्डा जो की तो, और इसके साथ आई वाला आई से गुणा होता है, जे वाला जे से और के वाला के से, किस में अदिश में। तो 2 × 32 कितना हो गया 64, -1 और -1 कितना हो गया +1, 4 × 14 माइनस में 56 बराबर 15। तो लैम्डा बराबर देखिए 64 में 1 जोड़ने पर 65 हो गया और ये 56 घट रहे हैं तो यहाँ रह गया 9, तो 9 जाएगा 15 के बटे में, तो ये हो गया 15/9, यानी कि जो डी वेक्टर पूछा था उसको अपन जमाएंगे यहाँ लैम्डा का मान, तो 15/9 32 आई कैप माइनस जे कैप -14 के कैप। अब इसको और सुधार लो, 3 से कचरा है कट जाएगा तो 3 बार और 5 बार, ठीक है। तो ये अब 5/3 अपन अंदर गुणा में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको गुणा में अपन दे सकते हैं अंदर, या फिर चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है। गुणा कर देते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं। ये अपना 12वां क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये 13वां क्वेश्चन अपना, ये जो ए वेक्टर दिया है इसका बी वेक्टर और सी वेक्टर के योग की दिशा में जो मात्रक सदिश आएगा उसके साथ अदिश गुणा करते हैं, किसका, इसका ए वेक्टर का, तो कितना आना चाहिए 1, ये कह रहा है। तो सबसे पहले अपन इसका योग निकालेंगे बी और सी का, तो बी और सी के योग को अपन मान लेते हैं डी वेक्टर, तो डी वेक्टर है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब जोड़ लेते हैं तो देखिए 2 + लैम्डा हो जाएगा आई कैप, मैं सीधे ही लिख रहा हूं, 4 + 2 करने पर कितना हो जाएगा 6 और -5 + 3 तो -2 कैप, ये डी वेक्टर आया। तो डी वेक्टर के अनुदिश या समांतर मात्रक सदिश ये निकालेंगे अपन, तो मात्रक सदिश निकालते हैं तो डी वेक्टर बटे डी वेक्टर मोड ये बनाएंगे। तो डी वेक्टर बन रहा है अपना 2 + लैम्डा आई कैप +6 जे कैप -2 के कैप, और इसका मॉड ये होगा 2 + लैम्डा स्क्वायर 6 स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब ये जो भी आ रहा है अपना इस सदिश का और ए वेक्टर का क्या लेना है डॉट, तो इसको अपन कोई नया सदिश दे देते हैं, जैसे बी सी डी हो रहा है, मान लिया ये यू वेक्टर दे दिया, तो ए वेक्टर डॉट यू वेक्टर का मान कितना बता रहा है अदिश गुणा करने पर 1। तो यहाँ पर अब अपन जमाएंगे तो देखिए ए वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप दिया डॉट, ये पूरा चलेगा तो 2 + लैम्डा आई कैप अपॉन पूरा चलेगा, वो तो नीचे वाला था, तो ये 2 + लैम्डा होल स्क्वायर और 36 और 4 कितने बन रहे हैं यहाँ 40, ये हो गया रूट में। आगे 6 जे कैप -2 के कैप बराबर कितना 1, ये अपन ने जमा दिया। अब इसका अपन क्या करेंगे खोलेंगे, ठीक है, खोल लीजिए।
तो अपन ने ए वेक्टर और यू वेक्टर के मान अदिश गुणा में रख दिए हैं। अब अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए आई कैप वाले गुणा होंगे तो आई कैप में यह 1 है और यहाँ 2 प्लस लैम्डा, तो 1 का 2 प्लस लैम्डा से गुणा 2 प्लस लैम्डा। जे वाले में 1, यहाँ 6, तो 6 इंटू 1 करने पर 6। के में यहाँ 1, यहाँ -2, तो 1 इंटू -2। अच्छा ये जो रूट की संख्या है वो उधर बटे में है तो 1 से गुणा हो जाएंगी, तो यहाँ 40 तो अपन ने पहले लिख लिया ये। और इसका होल स्क्वायर खोल रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4, लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा। अच्छा ये कट गया, ये बचा लैम्डा प्लस 6 और इधर रूट लगा हुआ है तो रूट हटाने पर लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर और यहाँ रूट हट जाएगा तो 40 4 होते हैं अपने 44, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा। इसका होल स्क्वायर बोलो, लैम्डा स्क्वायर 12 लैम्डा 36 और ये हुआ लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44, तो लैम्डा स्क्वायर तो कट गया, लैम्डा वाला एक तरफ करेंगे तो 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा और संख्या एक तरफ तो 44 माइनस 36, तो यहाँ से ये बचा है अपना 8 लैम्डा बराबर यहाँ भी 8, तो लैम्डा बराबर 1। तो ये अपना लैम्डा का मान आ गया। ऐसे करना है ये 13वां क्वेश्चन।